मैं विवेक जी के पास आऊंगा, लेकिन मैं एक चीज और कहूं, जब हम लोग ये जब मैं कार्यक्रम करता हूं तो मुझे थोड़ा मेरे धैर्य की परीक्षा भी होती रहती है, क्योंकि अब अगर इस देश में एक नीरज चोपड़ा के लिए कोई ये व्यक्ति विचार रखता है, नीरज हैज गॉट एनफ एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक केयर ऑफ मेनी जनरेशंस टू कम, और वो कहां से आ रहा है, कौन सा, उनके बाकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस फैक्ट्री की पैदाइश है। लेकिन आप मुझे अपने को जब्त करना पड़ता है, इस तरह के लोगों को आप डील करते हैं, ठीक है, इट इज पार्ट एंड पार्सल, आप कहीं निकलते हैं तो इस तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से रूल्स और नो रूल्स, नीरज चोपड़ा को या तो आप नहीं लीजिए, आर्मी में मत दीजिए कुछ, लेकिन अगर दे रहे हैं तो नीरज चोपड़ा से ज्यादा इस देश में कोई भी व्यक्ति नहीं डिजर्व करता है ऑफिसर की पोजीशन का, इसमें कहीं कोई डिबेट है ही नहीं, ही डिजर्व्स दैट। ये आर्मी में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपको याद होगा राकेश शर्मा जो पहला व्यक्ति था जो स्पेस में गया था, इंडियन स्क्वाड्रन लीडर, वो बेचारा विंग कमांडर से 1 रैंक ऊपर रिटायर हो गया, उसको कोई उसके बियॉन्ड नहीं ले जाया गया। आर्मी में तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, और जेसीओ से या ओआर से ऑफिसर बनाने में तो बिल्कुल ही उल्टा हिसाब है, और बहुत डिस्क्रिमिनेट करते। जी, तो मैं सर इसलिए नीरज चोपड़ा के बारे में कह रहा था, और शायद नीरज चोपड़ा की सिर्फ दिक्कत यह है कि उसकी माँ जब पाकिस्तान का खिलाड़ी जीतता है तो उसको भी कह देती है कि वो भी मेरा बेटा है, शायद उसकी दिक्कत यही है और कुछ नहीं है। खैर, और दूसरी तरफ माधवी बुच जाके शंघाई में नौकरी करती है एक चाइनीज बैंक में, और फिर उस रूट से हिंदुस्तान में आके हमारे रेगुलेटर की अथॉरिटी बन जाती है। 2 स्टैंडर्ड्स हैं। खैर, विवेक देशपांडे साहब, महाराष्ट्र में आप जरा मुझे 2 चीजें बताइए। एक तो यह है कि जिस तरह से शरद पवार जी को गाली दी गई है, और उसके बाद जो लेटेस्ट अभी अजीत पवार का स्टेटमेंट आया कि मुझसे गलती हुई थी कि मैंने अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के अगेंस्ट लड़ाया। दूसरा, मोदी जी अगर महाराष्ट्र जाते हैं तो आप अपने असेसमेंट से आपको क्या लगता है कि मोदी जी के जाने से वोट बढ़ेंगे, घटेंगे? मोदी जी इज वेलकम इन महाराष्ट्र एज फार एज द वोट इज कंसर्न। एक इसमें दूसरा, मैं एक प्रश्न और आपसे पूछ लूं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। राहुल गांधी की ताकत नहीं कम हो जाएगी अगर मोदी जी मान लीजिए आज कहें कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया, तो राहुल गांधी के सामने तो मोदी जी हैं, तो इसलिए राहुल गांधी को भी सबको अच्छा लग रहा है कि क्या बात है, राहुल गांधी भी थोड़ा मतलब अगर मोदी जी कल रिटायरमेंट ले लें तो राहुल गांधी जी के पास थोड़ा उनकी पोजीशन पे फर्क पड़ेगा। पहले महाराष्ट्र की बात, फिर राहुल गांधी की बात। जी आनंद जी, महाराष्ट्र में मोदी जी के लिए क्या स्कोप है? मोदी जी क्या महाराष्ट्र में कोई मोदी जी की वजह से फर्क पड़ सकता है जो आज की वहाँ जमीनी स्थिति है, जिसमें महाविकास आघाड़ी की ताकत, महाविकास आघाड़ी को एज है। मैं ये नहीं कहूँगा कि महाविकास आघाड़ी बहुत आगे है, क्योंकि अभी भी कॉन्टेस्ट ओपन है। मैं ये नहीं समझता कि महाविकास आघाड़ी वहाँ जीतने जा रही है और वो राइटिंग ऑन द वॉल है वगैरह, ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन पिछली लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे तो महाराष्ट्र में वो कुछ असर नहीं दिखा पाए, बल्कि ऐसा हुआ कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उन्होंने मीटिंग्स की, और जहाँ जहाँ उन्होंने मीटिंग्स की वहाँ ज़्यादातर बीजेपी हारी है। ये मोदी जी का महाराष्ट्र में बिल्कुल रिसेंट रिकॉर्ड है। जी, तो अब की बार 3 महीने के बाद मोदी जी आएंगे और फिर कोई जादुई असर दिखाएंगे, ऐसा तो कुछ होने की कोई आसार नहीं दिख रहे। क्योंकि देखिए, जब 2024 का लोकसभा चुनाव था उससे पहले मोदी जी बहुत अभी भी बहुत पॉपुलर है, और अभी भी लोग प्राइम मिनिस्टर पद के लिए मोदी जी को ही प्रेफर करते हैं। इस तरह की चर्चा हम उस वक्त तक सुन रहे थे जिस दिन उस चुनाव का रिजल्ट आया, उस दिन तक हम ये सोच रहे थे कि मोदी जी नंबर 1 है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो ये स्पष्ट हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, और मोदी जी का जो जलवा है वो पूरी तरह से उतर गया है। उसके बाद अभी 2-3 महीने हो गए चुनाव के बाद, नई सरकार स्थापित हुई, और पिछले 2-3 महीने में हमने मोदी जी को जिस तरह से छुपते हुए देखा है, जो मोदी जी आए दिन प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करते हुए या कहीं बड़े बॉम्बास्टिक भाषण करते हुए हम सुन रहे थे, वो मोदी जी बिल्कुल गायब है, कहीं दिख नहीं रहे। ही इज कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम द सीन। तो ये क्या है, मतलब बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है? एक बहुत ही सस्पेंस, रहस्यमय बात चल रही है कि मोदी जी किसी ट्रेन का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, मोदी जी किसी बात पर कुछ बात नहीं कर रहे हैं।
किसी समस्या पर बात नहीं कर रहे, किसी इशू पर बात नहीं कर रहे, न पार्लियामेंट में कुछ बोल रहे हैं। और वो जो अनुराग ठाकुर है उनका स्पीच वो ट्वीट कर रहे हैं, वो खुद की बात कुछ नहीं रख रहे। ये जो मोदी जी एकदम पीछे हट गए हैं, इसका क्या कारण है? कुछ तो बीजेपी के अंदर चल रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ में सौंपी गई है, इस तरह की खबरें हैं। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के साथ में मीटिंग्स कर रहे हैं, अब तक 3 मीटिंग्स हो गई है, वो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है कि आरएसएस अभी महाराष्ट्र में एक अहम भूमिका महाराष्ट्र के चुनाव में निभाना चाहता है। और महाराष्ट्र में आरएसएस ने थोड़ी कमान संभाल ली है, अपने हाथ में ले लिया है। और शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो इस बात की नजाकत को समझ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आरएसएस को इस तरह की कोई जगह, इस तरह का कोई स्कोप कहीं भी मिले, वो नहीं चाहते। लेकिन अभी स्थिति इतनी खराब है उनकी, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी एक तरह से हार ही हुई है, क्योंकि मेजॉरिटी न मिलना है इसको मैं हार ही समझता हूँ, बीजेपी की ये हार ही है। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनको मुक्की खानी पड़ी, उसके बाद अब कोई उनके पास मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है कि वो आरएसएस को कुछ भी कह सके। भाई आप अभी दूर रहिए, जो जेपी नड्डा जी ने चुनाव से पहले कहा था, अभी उस तरह की कोई भी बात आरएसएस को बताने की स्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं है। तो महाराष्ट्र में शायद देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस इनका एक कॉम्बिनेशन काम करेगा, ऐसे ऐसे चिन्ह महाराष्ट्र में दिख रहे हैं। उसमें मोदी जी को कितना स्कोप है? क्या मोदी जी महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव का प्रचार होगा, क्या मोदी जी और अमित शाह उसमें कुछ उनका स्टेक रहेगा, क्या उनका स्टे रहेगा, ये बताना भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में उनकी हार हुई लोकसभा में, मोदी जी नहीं चाहेंगे कि विधानसभा में फिर से एक बार वो महाराष्ट्र में सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद अगर महाराष्ट्र में बीजेपी और बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर्स है वो चुनाव हारते हैं, तो मोदी जी का पूरा जो ऑरा है वो खत्म हो जाएगा। हरियाणा में भी उस तरह के आसार हमको दिख रहे हैं, झारखंड में पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को एज है, ये बात सभी जानते हैं। तो महाराष्ट्र हरियाणा जैसे दो राज्य, अगर दोनों राज्यों में लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद 3 महीने में बीजेपी को हार का सामना करना पड़े, तो नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज, जिसको इतना बड़ा धक्का पहुंचा है लोकसभा चुनाव में, वो और भी खराब हो जाएगी। और फिर उनके बीजेपी के अंदर नेतृत्व बदल के लिए जो अंदर से एक बात चल रही है, जिसकी वो सतह पर नहीं आने देते लेकिन चल रही है, तो उस बात को और भी एक फोर्स मिलेगा, उसको ताकत मिलेगी। ये मोदी जी जानते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत ज्यादा वो आएंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा सभाएं करेंगे। वो उनका जितना एक जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी के लेवल तक वो महाराष्ट्र में आएंगे। हो सकता है कि कुछ 8-10 सभाएं करेंगे, उस तरह से नहीं आएंगे जिस तरह से लोकसभा में आएंगे, और पूरी तरह से महाराष्ट्र की यूनिट पर वो चुनाव को छोड़ दिया जाएगा। और आरएसएस और बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र में शायद इस चुनाव में अभी कुछ करने की इंडिकेशंस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। जिस तरह से ये मीटिंग्स हो रही है बीजेपी और आरएसएस के बीच में वहां पर महाराष्ट्र में, और कल अगर इस कॉम्बिनेशन की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी को कुछ फायदा होता है, तो उसका सीधा असर मोदी जी के नेतृत्व के भविष्य पर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि क्या वो आरएसएस को एक लॉन्ग रोप महाराष्ट्र में दे सकते हैं, और उसका नतीजा अगर बीजेपी को फायदा पहुंचने में होता है, तो फिर उनकी स्थिति उसके बाद बीजेपी के नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में क्या रहेगी, ये एक समस्या मोदी जी को सता रही होगी। वो उसको उस समस्या के साथ जूझ रहे होंगे, और किस तरह से स्थितियां बनती है चुनाव के बाद, और उससे अगर और भी नरेंद्र मोदी जी की स्थिति कमजोर होती है, तो ये बात तय है कि महाराष्ट्र हरियाणा जैसे चुनाव के नतीजों से बीजेपी के आने वाले दिनों में जो बीजेपी के अंदर की राजनीति है वो एक अलग तरह की करवट ले सकती है। और इस बात से मुझे लगता है कि
नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों इस बात से बिल्कुल वाकिफ है और वो उसके बारे में कुछ सोच रहे होंगे। उनकी उनकी आगे क्या स्टेप्स वो लेते हैं, उसके बाद उनकी राजनीति वो क्या किस तरह से रोल आउट करते हैं, इसका अंदाजा हमें नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में और हरियाणा में जो होगा उससे बीजेपी की जो लॉन्ग टर्म राजनीति है नेशनल लेवल पर, उस पर बहुत गहरा असर होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो भी नरेंद्र मोदी पर निगेटिव असर होगा, अगर हारती है तो भी उनके ऊपर निगेटिव असर होगा। तो इस तरह से अभी मुझे लगता है कि इसीलिए मुझे लगता है वो थोड़ा सा उन्होंने जो हाथ खींच लिया है वो इसी वजह से है, और वो बहुत ज्यादा आगे नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह भी ये है, जब एक्चुअली चुनाव का प्रचार शुरू होगा, जब नगाड़े बजेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या करते हैं। ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड ऑन अ रॉन्ग नोट। शरद पवार को टारगेट करके उन्होंने एक गलत कदम उठाया है और सिंपैथी जो शरद पवार जी के साथ बनी है उसको और बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में पूरी तरह से एक के बाद एक गलत राजनीतिक पहल की है, जिसका खामियाजा वो आज महाराष्ट्र में भुगत रहे हैं। 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद शिवसेना को चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया। 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री बन गया। उसके बाद के जो 2.5 साल है उसमें भी शिवसेना का ही मुख्यमंत्री है, सिर्फ शिवसेना से टूटे हुए दूसरे एक खेमे का वो मुख्यमंत्री है। बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा है। तो जिस तरह से बहुत ही मूर्खता की राजनीति बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने की है महाराष्ट्र में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो उसकी वजह से महाराष्ट्र में आज जो नाजुक स्थिति बीजेपी की बनी है उसके लिए केवल और केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही जिम्मेदार है। इसमें कोई शक नहीं, किसी के मन में कोई शक नहीं है। और अभी जो होगा उसकी भी वजह शायद वही होंगे, क्योंकि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थिति थी उससे अभी 3 महीने में बहुत ज्यादा फर्क महाराष्ट्र में पड़ेगा, ऐसा अभी तो नहीं दिखा दे रहा है। जो जिस तरह की वो फ्रीबीज वाली स्कीम्स, लाड़की बहन वगैरह इस योजना जो है वो जिस तरह से रोल आउट की है, वो एक तरह से बीजेपी का डेस्परेशन दिखाती है कि किसी भी हालत में ब्राइबरी करके, लोगों को ब्राइब देके चुनाव जीतना है। यही एक तरीका उनके पास अभी बचा है। हिंदुत्व वगैरह से काम नहीं चलने वाला, ये बात तो लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हो ही गई है। इसीलिए इस तरह की रेवड़ी बांटने का काम वो खुद कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत असर होगा, क्योंकि इस तरह की रेवड़ियां पहले भी बटी है। लोगों ने संविधान के मुद्दे पर वेलफेयर स्कीम्स को भी नकारा है। उसी तरह से महाराष्ट्र में जिस तरह का एक निगेटिव वाइब बीजेपी के प्रति बना है वो 3 महीने में खत्म होगा, 3 महीने में पिटर आउट होगा। इस तरह के कोई चिन्ह आज महाराष्ट्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के लिए महाराष्ट्र एक टेस्ट केस होगा। आइदर वे उनको नुकसान है, आइदर वे उनके इमेज को नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं। विवेक भाई, राहुल गांधी वाली बात, बिना मोदी जी के राहुल गांधी क्या उतने इफेक्टिव पेनिट्रेटिंग वो रहेंगे? ऑलरेडी राहुल गांधी जो है वो उनको अपर हैंड भारतीय राजनीति में मोदी जी के ऊपर मिल गया है। जिस तरह से वो अभी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं और इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर रहे हैं, ऑलरेडी मुझे लगता है कि चर्चा राहुल गांधी की है देश में, नरेंद्र मोदी की नहीं है। एक वक्त था जब सिर्फ नरेंद्र मोदी की चर्चा थी, आज चर्चा राहुल गांधी की है। हो सकता है वो कुछ तबकों में निगेटिव चर्चा हो, लेकिन चर्चा में राहुल गांधी ही है। इसलिए देखिए इनके सोशल मीडिया से इस तरह के मैसेज पास ऑन हुए हैं जो मैंने खुद पढ़े हैं कि भाई राहुल गांधी की किसी भी खबर पर रिएक्ट मत हो, इसलिए कि इससे राहुल गांधी को फायदा होता है। ये इनके सोशल मीडिया से इस तरह का मैसेज भेजा गया है सबको। मैंने खुद इस तरह के मैसेज पढ़े हैं, वो इसी वजह से क्योंकि राहुल गांधी इज हॉगिंग द लाइमलाइट। नरेंद्र मोदी अभी पीछे है राहुल गांधी के, इसमें कोई शक नहीं है। और वो अगर उनको कोई सेटबैक मिलता है, मतलब पार्टी के अंदर से मिलता है, चाहे फिर नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में कहीं बाहर से मिलता है, अगर सेटबैक मिलता है तो राहुल गांधी का जो रास्ता है 2029 के लिए वो बिल्कुल खुला हो जाएगा और उस रास्ते पर वो निकल पड़े, इसमें कोई शक नहीं है। और नरेंद्र मोदी की
वो उस रास्ते पर पीछे हट गए हैं, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 महीने में आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो चल रहा है उसका नतीजा क्या होता है, उसमें क्या नेतृत्व बदल बीजेपी के अंदर होता है, जिसके आसार है, जिसकी चर्चा दबे शब्दों में, दबी आवाज में बीजेपी के अंदर चल रही है। अक्टूबर का महीने का इंतजार हमको करना पड़ेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि अक्टूबर के बाद कुछ हो सकता है, उसके बाद मोदी जी के बारे में और खुली चर्चा और भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो वो पीछे है और राहुल गांधी जो है वो लाइमलाइट में है, इसमें कोई शक नहीं।